हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये एक तरह की एनिमे मूवी है और इस एनिमे मूवी का नाम है टू मी द वन हु लव्ड यू। ये मूवी अपने एक दूसरे पार्ट से भी लिंक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सी वीडियो देख रहे हैं, ये वाली या दूसरी मूवी वाली, लेकिन मैं उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसे भी जाके आप जरूर से देखना, तभी आपको ये वीडियो देखने का फायदा है। तो अब मूवी की शुरुआत में एक आदमी अपने बेटे को बता रहा होता है कि पैरेलल वर्ल्ड में दूसरी चॉइसेस होती है और पैरेलल वर्ल्ड जितनी क्लोज होगी उसके अंदर उतना ही क्लोज डिफरेंस होगा, जैसे कि राइस और ब्रेड में डिफरेंस होता है और हम कभी कभी गलती से पैरेलल शिफ्ट भी कर लेते हैं। तभी वो बच्चा पूछता है आखिर पैरेलल शिफ्ट क्या होता है, तो उसे बताया जाता है कि पैरेलल शिफ्ट मतलब कि इंसान जब अपने वर्ल्ड से एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाता है, वहाँ पे वो आदमी बोलता है कि तुम किसी चीज को ढूंढते हो और तुम्हें याद ना हो कि तुम्हें वो कहाँ मिली थी। इसका रीजन ये होता है पैरेलल शिफ्ट, और वो लोग इसी वर्चुअल साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ पे वो लड़का पूछता है आखिर कितने पैरेलल वर्ल्ड होते हैं, तो उसके फादर बोलते हैं जितनी भी चॉइसेस होंगे तुम्हारे पास उन सबके अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड होंगे। और अब वो बोलते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी उसके पास उसके मॉम का कॉल आ जाता है। कॉल पे बात करने के बाद उसके फादर उसे बताते हैं कि यूनो की डेथ हो गई है, वो कार के सामने आ गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। बच्चा वहाँ पे काफी अपसेट हो जाता है और वो सोच रहा होता है जब मैं 7 साल का था तब मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया था। और अब सीन शिफ्ट होता है, वही बच्चा अपने फादर और मदर के साथ एक फोटो क्लिक करा रहा होता है। अब हम उस बच्चे के इमेजिनेशन में देखते हैं उसके सामने उसके मदर और फादर थे, उसे किसी एक को चुनना था और वो वहाँ अपने फादर को चुनता है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि यूनो एक डॉग का नाम है जिसे इस बच्चे के नाना तब से पाल रहे हैं जब से वो पैदा हुआ था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, बच्चा भागते हुए अपने घर आ रहा होता है और वो यूनो की कब्र के सामने खड़ा हो जाता है। तभी उस बच्चे के नाना आते हैं और उसे वहाँ आने के लिए थैंक यू भी बोलते हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है कि इस बच्चे का नाम कोयुमी है। कोयुमी के नाना उसके सामने खाना रखते हैं और उससे बोलते हैं कोयुमी तुमसे मिलने आया है, और वो वहाँ पे भावुक हो जाते हैं और वो बोलते हैं मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर देना। अब सीन शिफ्ट होता है, कोयुमी एक रूम में बैठ के बुक पढ़ रहा होता है और वो यूनो की फोटो देख के उसके पास जाता है और वो भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे पूछती है तुम रो क्यों रहे हो, तो कोयुमी बोलता है मैं नहीं रो रहा। और फिर कोयुमी बोलता है मुझे यूनो से मिलना है, वो मेरे नाना के डॉग थी, अब वो मर चुकी है। और अब वो वहाँ पे और भी ज्यादा रोने लगता है। लड़की उसका हाथ पकड़ के बोलती है तुम मेरे साथ चलो। अब वो छुप छुप के एक रूम में जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मशीन होती है। कोयुमी पूछता है आखिर ये क्या है, तो वो लड़की बोलती है ये एक तरह का आईपी कैप्सूल है और इसमें लेटने के बाद तुम एक पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते हो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे यूनो जिंदा हो। लड़की कोयुमी से बोलती है तुम बस अपने विश के बारे में सोचो। और अब वो कैप्सूल बंद कर देती है और कंप्यूटर से उसे ऑपरेट कर रही होती है। कोयुमी अपनी आंखें बंद करके यूनो के बारे में सोच रहा होता है और अब अगले ही पल वो एक सड़क के बीच में होता है। वहाँ पे उसे यूनो की आवाज आती है और वो उसी तरफ चले जाता है। वहाँ पे यूनो भी उससे मिलके काफी खुश होती है। वहाँ पे उन्हें छुप के एक लड़की देख रही होती है और वहाँ पे यूनो और कोयुमी काफी देर खेलते हैं और फिर यूनो कोयुमी को अपने घर ले जाता है। कोयुमी की मॉम उससे बोलती है तुम्हारे कपड़े रूम में रखे, जाके चेंज कर लो। और अब वो शुरू होने ही वाला है। कोयुमी पूछता भी है आखिर क्या शुरू होने वाला है, और अब वो अंदर जाता है और वो देखता है उसके नाना की डेथ हो चुकी है और आगे यूनो और कोयुमी बैठे होते हैं। वो दोनों काफी उदास होते हैं। तभी वहाँ कोयुमी की मॉम आ जाती है, उसे सोने के लिए बुलाती है। कोयुमी बोलता है क्या मैं आज आपके साथ सो सकता हूँ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, कोयुमी अपने बेड से गिर जाता है और उसकी आँख खुलती है। तभी उसके नाना आ जाते हैं, उसे पूछते हैं तुम उठ गए। कोयुमी बोलता है आप जिंदा हो। तभी उसके नाना बोलते हैं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और अब कोयुमी भाग के यूनो को देखने जाता है। वहाँ पे उन्हों की कब्र थी और कोयुमी अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका था। कोयुमी उसके कब्र के पास जाता है और वहाँ हाथ फेरता है। पीछे से उसके नाना देख रहे होते हैं। कोयुमी उनसे पूछता है मेरी मॉम कहाँ है, तो वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम काम पे गई है। और अब कोयुमी अपने नाना से बोलता है आपकी उम्र लंबी हो। उसके नाना बोलते हैं मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, तुम टेंशन मत लो। अब सीन शिफ्ट होता है, लड़की बच्चों को खेलते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ कोयुमी आ जाता है। वहाँ पे वो लड़की बोलते तुम वापिस आ गए। कोयुमी उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ पे वो लड़की बोलती है सॉरी, असल में मैं पैरेलल वर्ल्ड में जाना चाहती थी जहाँ पे मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स ना हुआ हो और मैं अकेले आईपी कैप्सूल को स्टार्ट नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो कोयुमी बोलता है अच्छा इसलिए तुमने मुझे पहले भेजा ताकि तुम अपनी विश को पूरी कर सको। कोयुमी बोलता है मैं पैरेलल वर्ल्ड में यूनो से मिला। लड़की ये सुन के खुश भी हो जाती है, लेकिन कोयुमी बोलता है मैं एक चीज के बारे में पता नहीं लगा पाया, जिंदगी और मौत के बारे में।
यूनो जब जिंदा थी तब वो काफी गर्म थी, लेकिन जब वो मर गई तब उसकी बॉडी काफी ठंडी थी। इसी प्रकार मेरे नाना के साथ भी हुआ था। लड़की उसे बताती है कि जब हम जिंदा होते हैं तब हमारी बॉडी गर्म रहती है और जब हम मर जाते हैं तब हम ठंडे पड़ जाते हैं। कोएमी उसकी बातें सुन के बोलता है, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो और अब तुम्हारी बारी है पैरेलल वर्ल्ड में जाने की, जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स का डाइवोर्स ना हुआ हो। और अब वो लड़की कैप्सूल में बैठी होती है। कोएमी उसे पूछता है आखिर इस कैप्सूल को स्टार्ट कैसे करना है, तो वो लड़की बोलती है मैंने बस कुछ बटन्स दबाए थे और कैप्सूल स्टार्ट हो गया था। कोएमी बोलता है ठीक है, और अब वो कैप्सूल को बंद करके जाने लगता है, लेकिन तभी उस लड़की की मॉम आ जाती है और उसे रोक देती है और वो वहाँ की डायरेक्टर होती है और वो बच्चों को लेक्चर देती है और फिर एक रूम में भेज देती है। कोएमी बोलती है क्या तुम भी अपनी मॉम की तरह हो, तो वो लड़की बोलती है मेरा नाम तुम नहीं है, मेरा नाम सातोशी ओरी है। वहाँ में क्योमी अपना नाम हिटाका क्योमी बताता है और अब वो लोग हैंडशेक करते हैं। तब से ही वो लोग अपना सारा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे होते हैं, जैसे कि बचपन की सारी चीजें, खेलना कूदना इधर उधर जाना। और इसी प्रकार वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बड़े होते हैं। एक दिन दोनों ही स्कूल से आ रहे होते हैं और फिर शियोरी बोलती है मुझे लोगों की मदद करनी है। क्योमी उससे रीजन पूछता है तो शियोरी बोलती है कल से समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और अब अगले दिन वो लोग हेल्प के लिए लोगों को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता और अब शाम को वो घर जा रहे होते हैं। तो क्योमी बोलता है ये तो अच्छी बात है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोगों की हेल्प क्यों करना चाहती हो। शियोरी बोलती है क्योंकि मेरे फादर चाहते हैं कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं। और वहाँ पे क्योमी बोलता है अगर मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। शियोरी मना करती है और वो बोलती है मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो मुझे जानते भी नहीं है, ताकि मैं ये कह सकूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसकी चिंता मत करो। और अब क्योमी शियोरी को एक जगह पे ले जाता है जहाँ से पूरा का पूरा शहर दिखाई देता है। क्योमी बोलता है यहाँ से शहर रात में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। शियोरी बोलती है अगले समर वेकेशन में हम लोग यहाँ रात में आएंगे, अभी मुझे भूख लगी है तो हमें घर चलना चाहिए। अगले दिन क्योमी सो के उठता है और वो फ्रिज में लगा अपने डैड का नोट पढ़ता है जिसमें लिखा था मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, 11 बजे इंस्टीट्यूट आ जाना। क्योमी भागते हुए इंस्टीट्यूट जाता है। वो वहाँ देखता है शियोरी वहाँ पे पहले से होती है, वहाँ पे उसकी मॉम भी होती है। क्योमी शियोरी के पास बैठता है और गलती से उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। दोनों वहाँ शर्माने लगते हैं। वहाँ पे क्योमी सॉरी बोलने लगती है, पर शियोरी अपने हाथ को ही देखे जा रही थी। वहाँ पे शियोरी की मॉम उन्हें आईपी के बारे में बता रहे होते हैं। वो वहाँ पे उन्हें काफी कुछ बताती है और वो बताते है की अब से आईपी टीम के डायरेक्टर मिस्टर हिडाका है, जो की क्योमी के डैड है। और अब क्योमी के फादर उन्हें समझाते हैं कि तुम ऐसा समझ लो कि रियल वर्ल्ड 0 है और पैरेलल वर्ल्ड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो रियल वर्ल्ड से उतनी ही ज्यादा दूर होगा। क्योमी बोलता है अगर हम पैरेलल वर्ल्ड का एग्जैक्ट लोकेशन जान ले तब क्या हम अपनी मर्जी से किसी पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते हैं। वहाँ पे शियोरी की मॉम बोलती है शायद फ्यूचर में ऐसा हो सकता है और आईपी कैप्सूल का मकसद भी यही है कि वो अपनी मर्जी से पैरेलल वर्ल्ड में जाए और उसे चयन करे। और वहाँ पे क्योमी पूछता है क्या हमें यहाँ पे क्लासेस के लिए बुलाया गया है या फिर कोई और इम्पोर्टेंट काम था। और अब वहाँ पे दोनों के मॉम डैड बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। दोनों ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और अब अगले सीन में वो दोनों एक नदी किनारे होते हैं और वो बोलते हैं हमें अपने मॉम डैड के शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शियोरी फ्यूचर में क्योमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब से वो दोनों भाई बहन बन गए। इस वजह से शियोरी वहाँ पे रोने लगती है। और अब क्योमी शियोरी के पास जाता है और उससे बोलता है यहाँ से भाग चलते हैं। और अब वो दोनों अपनी साइकिल लेके वहाँ से निकल जाते हैं। क्योमी शियोरी से पूछता है तुम कहाँ जाना चाहती हो, तो शियोरी बोलती है जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ। और अब वो लोग प्लान करने लगते हैं कि वो एक घर बनाएंगे और उसका फर्नीचर कैसा होगा, उसका गार्डन कैसा होगा और उनके साथ एक डॉग भी होगा। लेकिन जब तक हम बड़े होंगे और शादी करेंगे तब तक हम कहाँ रहेंगे। अब घूमते घूमते उन्हें रात हो जाती है और वो लोग एक जंगल जैसी जगह पे रुकते हैं। और अब इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से पूरा शहर दिखता है। वो लोग वहाँ पे काफी बातें करते हैं और शियोरी क्योमी को बताती है मैंने अपने सपने में खुद को देखा था जो कि फ्यूचर से आई थी। और वो बोल रही थी कि शियोरी बड़ी होने के बाद भी हमेशा क्योमी के साथ ही रहेगी। क्योमी वहाँ प्रॉमिस करता है चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और वहाँ पे शियोरी बोलती है मुझे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। वो बोलती है एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड होगा जहाँ पे हम दोनों पेरेंट्स का डाइवोर्स नहीं हुआ होगा और हम कभी वहाँ भाई बहन ही नहीं बने होंगे, हम उस वर्ल्ड में साथ रह पाएंगे। और अब वो लोग उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आईपी कैप्सूल रखा हुआ था। क्योमी पूछता है हम पैरेलल वर्ल्ड में कहाँ पे मिलेंगे। शियोरी बोलती है हम उसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे पूरा शहर दिखता है। और अब दोनों के दोनों
कैप्सूल के अंदर लेट जाते हैं और कैप्सूल छोटा था, इस वजह से दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ था। श्योरी बोलती है मुझे लगा था तुम उस साइड मूव करोगे। क्योमी बोलता है मैं पलट जाता हूँ, लेकिन श्योरी उसे रोक लेती है, उसे मना कर देती है और अब दोनों कैप्सूल के अंदर लेट जाते हैं। श्योरी बोलती है पहले वर्ल्ड में तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना, और क्योमी बोलता है चलो ठीक है, पहले वर्ल्ड में हम शादी करते हैं। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। क्योमी सो के उठता है, उसके सामने उसकी मॉम बैठ के टीवी देख रही होती है। दूसरी तरफ श्योरी बीच रोड पे खड़ी होती है, वहाँ पे उसके मॉम डैड उसे बुला रहे होते हैं। वहीं क्योमी भी अपने घर को चारों तरफ से देखता है और अपने मॉम डैड से पूछता है क्या आपका डाइवोर्स नहीं हुआ। क्योमी के मॉम डैड ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उधर श्योरी अपने मॉम डैड को साथ में देख के काफी खुश होते हैं। और अब क्योमी को सब समझ आता है और वो श्योरी से मिलने के लिए जाता है। श्योरी अपने मॉम डैड के पास जा रही थी, लेकिन तभी एक कार उसकी तरफ काफी तेजी से जा रही होती है और क्योमी दोबारा से वापस रियल वर्ल्ड में जाग जाती है। क्योमी श्योरी को जगाने की कोशिश करता है। उनके मॉम डैड भी वहीं से जा रहे होते हैं। वहाँ पे उसे क्योमी की आवाज आती है और वो वहाँ जाके देखते हैं क्योमी और श्योरी दोनों कैप्सूल में होते हैं। वहाँ पे उसके फादर कैप्सूल को ओपन करते हैं। क्योमी बोलता है कि श्योरी सांस नहीं ले रही है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। श्योरी हॉस्पिटलाइज होती है। क्योमी अपने फादर से पूछता है आखिर श्योरी को क्या हुआ। उसके डैड बोलते हैं श्योरी का दिल तो धड़क रहा है, लेकिन वो होश में नहीं है और अब वो कोमा में जा चुकी है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। क्योमी रोते हुए कहीं जा रहा होता है और उसे याद आता है कि उसके डैड ने उससे बोला था कि उन दोनों को भागने की कोई जरूरत नहीं है, वो इन सारी सिचुएशन के बाद भी शादी कर सकते थे। क्योमी रात भर उस जगह पे बैठ के रोता है और जब वो वापस घर जाता है तब उसे रास्ते में श्योरी दिखती है। क्योमी उसके पास जाता है। श्योरी उससे माफी मांगती है और वो बोलती है मैं भूत बन गई हूँ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। श्योरी की मॉम क्योमी को श्योरी की सिचुएशन समझा रही होती है कि उसके ब्रेन में कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन उसने काम करना बंद कर दिया है और अगर तुमने क्योमी का भूत रोड पे देखा है तो हो सकता है पैरेलल वर्ल्ड में श्योरी का एक्सीडेंट हुआ हो और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गई, लेकिन उसके पैरेलल वर्ल्ड की बॉडी मर गई। वो लोग वहाँ पे काफी सारी बातें करते हैं। क्योमी बोलता है ये सारी की सारी मेरी गलती है। वहाँ पे श्योरी की मॉम बोलती है ये एक तरह का एक्सीडेंट था और आईपी कैप्सूल से पैरेलल शिफ्ट पॉसिबल ही नहीं है और क्योमी का पैरेलल शिफ्ट उसका फिजिक हो सकता है। क्योमी वहाँ पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे श्योरी को बचाया जा सके। वहाँ पे श्योरी की मॉम बोलती है जब तक हम श्योरी के वर्चुअल एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे ओरिजिनल सब्सटेंस से ठीक कर सकते हैं तब तक श्योरी के बचने के चांसेस है, लेकिन वर्चुअल एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, इसे आज तक देखा नहीं गया। वहाँ पे क्योमी बोलता है अगर ऐसा है तो मेरे ऊपर टेस्ट करो और इसकी अच्छे से जाँच की जाए और श्योरी की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। वहाँ पे श्योरी की मॉम बोलती है ये एक तरह का एक्सीडेंट था। क्योमी श्योरी की मॉम के पास जाता है और उनसे बोलता है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस श्योरी को बचा लो। क्योमी वहाँ रोने लगता है और वो बोलता है मुझे डांटो, मुझे मारो, ये सारी की सारी मेरी गलती है और आप ऐसी सिचुएशन में इतने शांत कैसे रह सकते हो जब आपकी बेटी हॉस्पिटल के बेड में हो। वहाँ पे श्योरी की मॉम रोने लगती है और वो बोलती है इसमें मेरी भी गलती है, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। वहाँ पे क्योमी बोलता है मैं कुछ भी करके श्योरी को बचाना चाहता हूँ। वहाँ पे श्योरी की मॉम बोलती है आखिर तुम्हारे साथ भी कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम। वहाँ पे क्योमी के फादर बोलते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन ये काम मेरा बेटा करके दिखाएगा। वहाँ पे श्योरी की मॉम क्योमी से बोलती है अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी और अपनी लाइफ पे ध्यान देना होगा। और अब से क्योमी दिन में अपने स्कूल की पढ़ाई करता है और रात में लैब में पढ़ता था और उसने वहाँ सारे तरह का ज्ञान लेने का ट्राई किया। इस वजह से उसे कंट्री के अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया और वो डेली श्योरी से मिलने जाता था और उनके पहले शिफ्ट का ट्रायल रात में होता था और बहुत सारे क्रेडिट का ट्रायल भी हुए, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन क्योमी को पता था कि ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे श्योरी को बचाया जा सके। क्योमी श्योरी से मिलने जाता है और उससे बोलता है मैं पहले वर्ल्ड से आया हूँ, मैं इस वर्ल्ड के क्योमी से अलग तो नहीं लग रहा। वहाँ पे श्योरी मुस्कुराते हुए बोलती है कबूतर उड़ जाएगा उस स्टैचू से। वो पूरा दिन वहीं रहते हैं और शायद वो किसी साथी का इंतजार कर रहे हैं। और अब अगले सीन में क्योमी अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है और उसके कलीग घर जा रहे होते हैं, लेकिन उसे कुछ काम था, इस वजह से वो वहीं रुक जाता है और अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्योमी काम करते हुए चेयर पे ही सो जाता है और अब उसकी नींद खुलती है। वहाँ पे वो एक लड़की के साथ था। वो लड़की पूछती है तुम उठ गए क्योमी। और अब क्योमी रियल वर्ल्ड में उठता है। अब क्योमी वॉशरूम में होता है, वहाँ पे उसके डैड होते हैं और वो बोलते हैं श्योरी का दिल धड़कना बंद हो गया। और अब हम श्योरी का फ्यूनरल देखते हैं। क्योमी उठ के बाहर चले जाता है और वो अकेला बैठा था और वो
अब शियोरी से मिलने जाता है। शियोरी बोलती है कुछ बुरा हुआ है क्या? क्योमी पीछे मुड़ता है और शियोरी बोलती है शायद तुमने किसी को हमेशा के लिए खो दिया। क्योमी मुड़ता है, वहाँ पे शियोरी देखती है क्योमी रो रहा होता है। शियोरी बोलती है मैं हमेशा यहीं पर हूँ और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन क्योमी शियोरी को छू नहीं पाता और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हम क्योमी को देखते हैं। क्योमी शियोरी से मिलने जाता है और वो बोलता है यहाँ डायरेक्टर आई थी, उन्होंने कुछ कहा। शियोरी मना करती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। क्योमी के डैड उसे बताते हैं मेरी असिस्टेंट तुमसे मिलने आ रही है, जिसे डायरेक्टर के मेंटोर ने रेकमेंड किया था और उसने पीएचडी भी कर रखी है। क्योमी बोलता है मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे वो असिस्टेंट आ जाती है और अपना नाम ताकीगावा काजुने बताती है। सीन शिफ्ट होता है ताकि मैं अपने फादर को बताता है मुझे किसी एक्स्ट्रा इंसान के साथ काम नहीं करना और मैं उसे क्या सिखाऊंगा जिसने पहले से ही पीएचडी कर रखी हो। तभी वहाँ पे वो असिस्टेंट आ जाती है और अपना नाम ताकीगावा काजुने बताती है। तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाती है और वो बोलती है ये अपनी मर्जी से आई है उन साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने आवाज उठाई है इस इवेंट के लिए, और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन कोई अकेले नहीं जीत सकता। वहाँ पे उसके डैड बोलते हैं तुम्हें डिनर पे जाना चाहिए। वहाँ पे डायरेक्टर बोलती है तुम सावर ले लेना और सेव भी कर लेना। और अब वो लोग करियोके में होते हैं। काजुने क्योमी को इतना फॉर्मल होने से मना करती है क्योंकि वो लोग सेम स्कूल में है और वो लोग क्लासमेट भी है, लेकिन क्योमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वहाँ पे काजुने बताती है कि वो लोग सेम ही स्कूल में थे, लेकिन क्योमी ने उसे कभी नहीं देखा। क्योमी बोलता है क्योंकि मैं जल्दी घर चले जाता था और वो हमेशा फर्स्ट आया करता था, इस वजह से काजुने हमेशा सेकंड आती थी और वो उसे कॉलेज में भी हटाना चाहती थी। लेकिन क्योमी पहले ही वर्चुअल साइंस की फील्ड में चला गया और काजुने को अब्रॉड से पीएचडी करनी पड़ी यहाँ आने के लिए और फिर इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ा। लेकिन क्योमी ने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया हाई स्कूल के बाद और अब वो लोग सेम फील्ड में है। वहाँ पे काजुने ड्रिंक ले लेती है और काफी नशे में होती है और अब वो लोग घर जा रहे होते हैं उसी क्रॉस रोड से जहाँ पे शियोरी रहती है। काजुने आगे चले जाती है। क्योमी वहाँ पे शियोरी से बात करने लगता है। काजुने बोलती है क्या तुम भी इस भूत को देख सकते हो? क्योमी काजुने के पास जाती है और वो बोलता है क्या तुम भी इसे देख सकती हो? काजुने बोलती है मुझे एक इंसान की धुंधली परछाई दिखाई देती है। और अब अगले दिन काजुने को सब कुछ बता देता है और बोलता है मैं इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ शियोरी को बचाने के लिए ही आया था। काजुने बोलती है अगर आईपी को ठीक कर दिया गया तब वर्ल्ड भी ठीक हो सकता है और पैलेट जंपिंग को भी रोका जा सकता है। क्योमी बोलता है शियोरी का शरीर मर चुका है, वो कुछ साल तक कोमा में रही, लेकिन इससे ज्यादा वो सह नहीं पाई। काजुने बोलती है तुम अभी भी इंस्टीट्यूट में हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। क्योमी बोलता है मैं शियोरी के वर्चुअल सब्सटेंस को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना चाहता हूँ जहाँ पे शियोरी का एक्सीडेंट ना हुआ हो। काजुने बोलती है थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम शिफ्टिंग इम्पॉसिबल है। क्योमी बोलता है इस वजह से मुझे पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मैं कुछ भी करके शियोरी को बचा लूंगा और मैं उस एक्सीडेंट को होने ही नहीं दूंगा। और क्योमी ने काजुने को इसलिए बताया क्योंकि वो शियोरी को देख सकती है और वो उसे ये बात राज रखने के लिए बोलता है। काजुने बोलती है लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे अपने साथ काम करने दोगे। और अब वो लोग हैंडशेक करते हैं और काजुने को छूते ही काजुमे को वही लड़की दिखाई देती है और वो काजुने ही होती है। और वहाँ पे काजुमी ड्रंक होती है और वो शियोरी के पास जाता है और उससे बोलता है मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। शियोरी बोलती है इतने साल बीत गए और तुम अब मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो। क्योमी वहाँ रोने लगता है और वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, प्लीज तुम ऐसा मत कहो, मुझे अकेला मत छोड़ो। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। क्योमी के पास काजुने जाती है और वो वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए लाई होती है और अब क्योमी से हमें पता चलता है कि इस घटना को हुए 10 साल बीत चुके हैं। काजुने बोलती हैं इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि लैब की सफाई और डायरेक्शनल शिफ्टिंग को भी यूज कर सकते हैं। वर्चुअल साइंस भी काफी आगे बढ़ चुका है। तुम्हारे और शियोरी के बीच का राज भी सुलझ गया। विशेष स्पेस में आपसी भेदभाव और एक दूसरे से होश बदलना भी मुमकिन हो पाया। क्योमी काजुने को थैंक यू बोलती है, लेकिन हम अभी भी टाइम शिफ्टिंग से बहुत ज्यादा दूर है, लगता है इसमें हमारी जिंदगी बीत जाएगी। और अब काजुने काजुमी को बियर देती है और वो डायरेक्ट कैन से पीने लगता है। और अब काजुने उसे गिलास में निकाल के देती है और गिलास में बबल डूबने लगे थे। और वहाँ पे काजुने बोलती है किसी बियर के बबल की चिपचिपाहट उसके बबल से ज्यादा होती है, इस वजह से बबल डूबते हैं और इस फेनोमेनन को गिनीज सर्च बोलते हैं। और अब क्योमी खड़ा होकर वर्चुअल विस्कोसिटी के बारे में सोचने लगता है और वो बोलता है ये दुनिया पानी में बना एक बबल है। और वहाँ पे वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जाता है और वो बोलता है दुनिया एक बड़ा बबल है और हम उसमें रहने वाले छोटे बबल। उसे सबसे पहले वहाँ पे आईपी कैप्सूल के फंक्शन को बढ़ाना होगा और ऑब्जेक्ट की वर्चुअल क्वालिटी को कम करना होगा। और अब वहाँ पे काजुने भी आ जाती है और क्योमी उससे बोलता है टाइम शिफ्टिंग पॉसिबल है और शियोरी को भी बचाया जा सकता है। काजुने उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है और वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ पे काजुने बोलती है मुझे एक डाउट है, टाइम शिफ्ट के बाद तुम अपनी मेमोरी और पर्सनैलिटी खो दोगे। क्योमी बोलता है मैं बस चाहता हूँ कि शियोरी एक खुशहाल दुनिया में रहे। काजुने बोलती है ऐसी कौन सी दुनिया है? क्योमी बोलता है वो दुनिया जहाँ पे
मैं और श्योरी कभी मिले ही ना हो। आगे हम वही सीन देखते हैं जहाँ पे क्योमी को अपने मॉम या डैड में से किसी एक को चुनना था। सीन शिफ्ट होता है, क्योमी अपने गन से खेल रहा होता है। उसके ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं ये क्या है। क्योमी बताता है मेरे फादर ने ये मुझे 8वें बर्थडे पे दिया था। और अब क्योमी अपनी गन से यूनो की तरफ निशाना लगाता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसे मना करते हैं। उसे गन ले लेते हैं, उसे पैकिंग दिखाते हैं और वो बोलते हैं ये 10 साल से बड़े बच्चों के लिए है, और वो गन को अपने साथ ले जाते हैं। क्योमी वहाँ निराश हो जाता है और वो बोलता है मैं अपने नाना से कभी बात नहीं करूंगा। क्योमी बाहर बैठा होता है, उसके पास यूनो आती है। क्योमी अपनी मॉम से पूछता है क्या मैं यूनो को वॉक पे ले जा सकता हूँ, और उसकी मॉम बोलती है अब से ये काम तुम्हारा ही है। और पीछे उसके नाना की डेड बॉडी होती है। यूनो भाग रही होती है, क्योमी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ गिर जाता है और अब वो अपने आप को आईपी कैप्सूल के अंदर पाता है। और अब वहाँ पे श्योरी आती है, उसका गेट ओपन करती है और वहाँ से भाग जाती है। क्योमी इंस्टीट्यूट से बाहर आता है और वो बोलता है उसके डैड भी यहीं पे काम करते हैं, और वो अपने मॉम को कॉल करता है और उन्हें बुलाता है। उसकी मॉम बोलती है तुमने अपने डैड को कॉल नहीं किया, मुझे कॉल किया, क्योंकि इस वर्ल्ड में क्योमी अपने डैड के साथ रहता है। क्योमी बोलता है मुझे सिर्फ आपका नंबर याद था। और अब वो लोग घर जाते हैं। ग्रैंडफादर क्योमी का वेलकम करते हैं। क्योमी सारी चीजें समझ जाता है। वो बोलता है ये मेरा वर्ल्ड नहीं है, ये वो वर्ल्ड है जहाँ पे मैंने अपने पिता को चुना था। और अब क्योमी देखता है कि उसके नाना यूनो के लिए खाना लगा रहे होते हैं, और वो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है मैं आज आपके साथ सोऊंगा। सोने से पहले वो काफी सारी बातें करते हैं। क्योमी बोलता है क्या कोई तरीका है जिससे यूनो को जिंदा किया जा सके। ग्रैंडफादर बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, और वहाँ पे क्योमी उनसे लड़ने के लिए वहाँ पे माफी भी मांगता है। वहाँ पे उसके नाना समझ जाता है कि ये क्योमी पहले वर्ल्ड से आया है, और वो पूछते हैं क्या तुम यहाँ आने से पहले मुझसे लड़ाई किए थे, क्या तुम्हें मुझसे डांट पड़ी। लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम्हारे नाना तुमसे काफी प्यार करते हैं। और अब वहाँ क्योमी अपने नाना को आई लव यू टू बोलता है और वो लोग सो जाते हैं। सुबह होती है, क्योमी अपने माँ के पास उठता है और अब वो अपने वर्ल्ड में वापस आ चुका है। क्योमी पूछता है उसके नाना कहाँ है। उसकी मॉम बताती है वो हॉल में है, और अब उन्हें गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। अब हमें ग्रैंडफादर का फ्यूनरल दिखाया जाता है। क्योमी काम में अपनी मॉम की हेल्प कर रहा होता है, और उसकी मॉम उसे एक ड्रॉल खोलने के लिए बोलती है, और वहाँ पे क्योमी की वही गन होती है, और उसके साथ एक लेटर था। उसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे क्योमी, इसे जानवरों और इंसानों के ऊपर मत चलाना। अब क्योमी स्कूल को ज्वाइन कर लेता है, और वो स्टेज पे काजुने को देखता है। क्योमी क्लास से बाहर जा रहा होता है, लेकिन काजुने उसे रोक लेती है और उससे बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। और तब से ही वो लोग साथ में पढ़ने लगते हैं, और साथ में कई सारे काम करने लगते हैं, और काफी सारा टाइम आपस में बिताते हैं। उन्होंने स्कूल के बाद भी साथ में ही पढ़ाई करी, और साथ में इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लिया, और इसके बाद उन्होंने शादी भी करी, और फिर उनका एक बेटा होता है जिसकी भी शादी हो जाती है, और उसका भी बेबी हो जाता है। अब हम क्योमी के ओल्डर एज देखते हैं। वहाँ पे काजुने बोल रही होती है तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ 1 महीना बचा है, और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तुम और श्योरी कभी नहीं मिले, ये पक्का करने के लिए तुमने अपनी मौत का इंतजार किया। क्योमी बोलता है अगर तुम टाइम शिफ्ट से पहले मर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अब वो लोग वहाँ बैठ के काफी सारी बातें करते हैं, और अब स्टोरी रियल वर्ल्ड में आ जाती है। क्योमी काजुने से बोलता है एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे मैं और श्योरी कभी भी नहीं मिले, और श्योरी के एक्सीडेंट होने का इंसिडेंट क्योमी के मिलने से जुड़ा हुआ है। बस तुम्हें उस इंसिडेंट के बाहर जाना है, तब वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होगा। क्योमी काजुने को बताता है मैं जिस भी वर्ल्ड में शिफ्ट हुआ वहाँ पे मुझे श्योरी का गोश्त मिला, और उस वर्ल्ड की श्योरी को सारी बातें याद है। क्योमी बोलता है 14 साल की उम्र में श्योरी शिफ्ट होगी। काजुने बोलते हैं इस वर्ल्ड में तुम्हारी बॉडी का क्या होगा, क्या वो भी श्योरी की तरह हो जाएगी। और अब काजुने क्योमी को धक्का देके उसके ऊपर आ जाती हैं, और उसके कॉलर पकड़ के बोलती हैं तुम्हारा शुरू से यही प्लान था गायब होने का, हमारी फीलिंग्स का क्या होगा, तुम्हारे मॉम डैड क्या सोचेंगे। क्योमी बोलता है मुझे श्योरी को बचाने के अलावा कोई और चीज की परवाह नहीं है। काजुने वहाँ रोने लगती है, और वो क्योमी के ऊपर से हट जाती है। और अब हम इस वर्ल्ड के क्योमी के बुढ़ापे का सीन देखते हैं। क्योमी काजुने से बोलता है मुझे तुम्हें इन सारी चीजों में शामिल नहीं करना चाहिए था। काजुने बोलती है ये मेरा ही डिसीजन था, मैं देखना चाहती थी कि टाइम शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, क्योमी श्योरी से मिलने जाता है, और वो बोलता है मैंने तुम्हें काफी वेट कराया, तुम्हें गोश्त बने 7 साल हो गए हैं, और अब समय आ गया है गुड बाय बोलने का। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ पर हम कभी भी ना मिले हो, और तुम अपनी खुशहाल जिंदगी को जी पाओगी। श्योरी वहाँ पे रोने लगती है, और वो बोलती है मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। क्योमी बोलता है अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तब तुम कभी भूत नहीं बनोगी। श्योरी बोलती है मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं तुमसे ना मिलूं। क्योमी भी वहाँ पे रोने लगता है, और वो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। और अब क्योमी श्योरी को एक प्रॉमिस करने को बोलता है कि वो लोग एक दुनिया में दोबारा पैदा होंगे। 1 महीने बाद 17 अगस्त को वो श्योरी से मिलने के लिए इसी रोड पे आएगा, और वो लोग उस समय पे चले जाएंगे जब वो लोग 7 साल के थे। श्योरी बोलती है इतना समय काफी बड़ा समय होता है। क्योमी बोलता है हम इतना ही समय साथ में बिता पाएंगे, और क्या तुम
इस वादे को इतने समय तक याद रख पाओगी? श्योरी हाँ करती है और क्योमी वहाँ से जाने लगता है। श्योरी उसे आवाज लगाती है और वो बोलती है, मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली और मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और अब अगले सीन में क्योमी आईपी कैप्सूल के अंदर होता है और काजुनी उसे ऑपरेट कर रही होती है। काजुनी क्योमी के पास जाती है और वो बोलती है, तुम्हें कुछ आखिरी शब्द बोलने हैं? क्योमी काजुनी की रिंग की तारीफ करता है और काजुनी वहाँ पे कैप्सूल बंद कर देती है अब, और आईपी कैप्सूल स्टार्ट करने से पहले बोलती है, गुड बाय क्योमी, मैं तुम्हारी अच्छी लाइफ के लिए दुआ करती हूँ। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है और लास्ट में हम एंड क्रेडिट सीन देखते हैं। क्योमी का ओल्ड वर्जन जागता है और वो बोलता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? और वो अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ में एक डिवाइस होता है जिसमें एक नोट था कि उसे 10 बजे आज क्रॉस रोड पे जाना था। क्योमी सोचता है मुझे जाना भी चाहिए या नहीं, पर काजुने बोलती है तुम्हें जाना चाहिए और क्योमी जाता है। वहाँ पे श्योरी अभी भी गोश्ती है और उसे पीछे से आवाज आती है और वो पीछे मुड़ती है। वहाँ पे क्योमी होता है और वो क्योमी से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए आए हो? क्योमी बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, चलो शादी करते हैं। श्योरी रोते हुए जाती है और उसे गले से लगा लेती है और वो लोग धीरे धीरे वहाँ पे गायब हो जाते हैं। और वहाँ पे हमें क्योमी की आवाज आती है जो कि किसी से उसका नाम पूछ रहा था और वो रिप्लाई करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसकी फिक्र मत करो। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये मूवी देख के कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। और इसका मैं सेकंड वाला पार्ट भी अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पे, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो उसे भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सायनारा।